ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है मंडे के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह वीडियो 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल भी बात कही थी और आज आपको उसके बेसिस पे ट्रेड होते हुए नजर आया है। एनीवेज, फिर वहां से मूव ऑन करेंगे, ट्रेड टेकअवे की बात करेंगे। इसमें हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन टेक्निकल दोनों चीजों के देखने के बाद बाजार के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चर सच में कंफ्यूजिंग है। रीजन क्या है? एक तरफ जब निफ्टी का आप डेटा देखोगे ना, चाहे आप टेक्निकल चाहे पॉजिटिव, ये डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे या कह लो बुलिश साइड पे है। जब आप बैंक निफ्टी का टेक्निकल या ऑप्शन चेन देखते हो तो ये डेटा हल्का सा बेयरिश साइड पे है। तो दोनों में थोड़ी सी डाइवर्जेंस दिख रही है, ना ही सिर्फ मूवमेंट में या आप कह लो प्राइस एक्शन में। आप देखोगे काफी बड़ी गिरावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली और वैसा कुछ निफ्टी में नहीं देखने को मिला। निफ्टी में अच्छी रिकवरी थी, बट डेटा का भी फॉर्मेशन देखोगे तो बैंक निफ्टी में कमजोरी साइड का है। इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। फिर वहां से मूव ऑन करेंगे स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव नहीं है। पिछले एक हफ्ते से सेम स्ट्रैटेजी चल रही है, अभी भी वही स्ट्रैटेजी चलेगी। और क्यों बदलू भाई, बढ़िया काम कर रही है। उसके बाद फिर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लेवल्स है, उसकी बात करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के केस में सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को निकालने का प्रयास करेंगे। आइए सीधे स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में टाइम पे स्टैम्प है, आराम से कहीं पे भी स्किप कर सकते हो। तो आइए बड़ी खबर पे आते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर में कल की खबर से स्टार्ट करते हैं और उस पर चर्चा कर लेते हैं। कल मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो इवेंट होने वाला है जिसके बेसिस पे आपका डाउ ट्रेड होते हुए दिखेगा और उसके बेसिस पे भारत में ट्रेडिंग होगी। और आज जो गैप डाउन हुई किसकी वजह से हुई, आपको देखना है इन्फ्लेशन का डेटा। देखो, भारत और यूएसए दोनों का इन्फ्लेशन का डेटा आना था। भारत का इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यार मेजर फोकस किस पे होगा, यूएसए के डेटा पे होगा। और उनका डेटा मैं कहूंगा हल्का सा निगेटिव साइड पे आया था, थोड़ा खराब आया था। अच्छा, जब मैंने बात कही कि ये थोड़ा खराब आया था, मैंने ये नहीं बोला था आपको कि हेडलाइन पढ़ के जज करना। और क्योंकि हेडलाइन पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता, ये सब प्रोपेगेंडा मशीन है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन है। तो सिंपल बात क्या कही थी कि यार आप दो इंडाइसेस पे ध्यान देना। अगर इनमें बढ़ोतरी होती है तो डेटा खराब था, अगर ये गिरता है तो डेटा अच्छा था। कल क्या देखने को मिला, ये दोनों इंडाइसेस जो कि अगर आप बुल्स हो, आपके दुश्मन है। कौन सा इंडाइसेस, लगातार चर्चा कर रहे हैं, कल भी किया था। डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड दोनों में इजाफा होके आया है। कल 105 पे थी, आज 106 के आसपास चल रही है। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कल 4.5 थी, आज 4.6 चल रही है। दोनों में ही थोड़ी जंप देखने को मिली है, स्पेशली आपके डॉलर इंडेक्स पे। ये बताता है कि जो डेटा आया था वो हल्का सा निगेटिव साइड आया था, और जब ऐसा होगा तो बुल्स के लिए ऊपर टिकना मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली जब आप सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 19800 पे आसपास चल रहे थे। यार उसकी इंपॉर्टेंस लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज भी करनी ही पड़ेगी। दूसरी खबर पे आते हैं। दूसरी खबर है कि 15 अक्टूबर को, आई थिंक संडे है यार, 15 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे। बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी कुछ खराब नहीं कर रहा था यार, पूरे दिन ठीक था, अच्छी खासी रिकवरी दिया। अगर आप देखोगे 2 बजे के आसपास तो 44,500 के आसपास था, जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। लेकिन अचानक से 2 बजे के बाद इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। और सेम चीज अगर आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखोगे, बिल्कुल सिमिलर एक्शन आपको देखने को मिला है कि डे हाई पे चल रहा था 2 बजे के आसपास और उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली है। देखो, एचडीएफसी बैंक आप जानते हो बैंक निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसके रिजल्ट आने वाले हैं आपके संडे को। तो मुझे लगता है कि लोग अपने रिस्क को मैनेज कर रहे थे कि बड़ा वीकेंड है, आप हायर लेवल्स पे भी हो, बढ़िया रिकवरी हो चुकी है। जो फंसे हुए थे उन्होंने तो पोजीशन काटी और जिन्होंने तेजी की पोजीशन भी बनाई थी वो 2 दिन का रिस्क नहीं लेके जाना चाहते हैं। और यही चीज आपको ऑप्शन चेन में भी देखने को मिली है। अच्छा, एक डेवलपमेंट हो रहा है उस खबर पे जिस पे हमने ज्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन टाइम टू टाइम हम लोग चर्चा करते रहते हैं। और वो खबर कौन सी है, वो है इजराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है। इजराइल अब ग्राउंड लेवल पे हमला करने को तैयार है। और क्योंकि वीकेंड आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि इन दोनों दिन में जब बाजार बंद रहे, छुट्टी रहे, आपको ये खबर मिलती नजर आए कि इजराइल ने जो गाजा स्ट्रिप है उस पे हमला कर दिया है, ग्राउंड फोर्सेस को उतार दिया है। अभी तक क्या कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रही है, अब आपको ग्राउंड फोर्सेस उतरते हुए दिखेगा।
क्या इसका डायरेक्ट कोई बाजार पे इंपैक्ट पड़ना चाहिए या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से है क्या? देखो, बाजार को सिर्फ डर एक चीज से, और आप वो एक चीज समझ जाओगे ना, तो इस वॉर पे आपका जो फोकस है वो हट जाएगा। वो एक चीज क्या है? इस वॉर की वजह से एज अ ट्रेडर या एज अ स्टॉक मार्केट पर्सन आपको चिंता तब करनी है जब बाकी देश, अरब नेशंस इसमें इन्वॉल्व हो जाए। कोई भी अरब नेशन नहीं। जब आप न्यूज हेडलाइन सुनो कि सीरिया, लेबनान, ये सब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, आई डोंट केयर, नो बडी केयर्स। इनकी वैल्यू नहीं है। सॉरी टू से यार, बट स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं। यहां पे मैं जियो पॉलिटिकली या पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं यहां पे स्टॉक मार्केट के संदर्भ में कह रहा हूं। सीरिया, लेबनान स्टॉक मार्केट में या वर्ल्ड के इकोनॉमी में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ हद तक, तो उतना प्रभाव नहीं आएगा। प्रभाव कब आएगा? जब बाकी अरब नेशन, स्पेशली ईरान, अगर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तब ये वॉर में चिंता होगी। अब मैं ये खबर क्यों बता रहा हूं कि ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है? देखो यार, बाजार को चिंता किस चीज से होती है? एक्शन से नहीं। उसको चिंता होती है अनसर्टिनिटी से, जो चीज उसको पता ना हो। तो बाजार क्या करता है ना, पहले से ही अपने रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब चीजें हो जाती है तो उसके बारे में चर्चा करने से कुछ होता नहीं, और वहां से पैसा बनता भी नहीं है। एज अ ट्रेडर हमारा काम है एक दिन पहले, 2 दिन पहले होने वाले इवेंट को गेस करना और उसके बेसिस पे अपनी बेट करना। जब इवेंट हो जाएगा, आप बेट करने जाओगे ना, तब दिक्कत है। तो जो स्मार्ट ट्रेडर है वो पहले से बेट करते हैं, या उनको पता नहीं होता तो अपनी बेट को खत्म कर देते हैं, पोजीशन लेके नहीं जाते हैं। जब इसराइल ग्राउंड फोर्सेस मान लो जा रहा है, ज्यादातर चांसेस है कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड पे अटैक कर देगा और उसको एरिया को अपना खाली करवा देगा, ये जो भी होगा। मतलब मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा एज अ स्टॉक मार्केट चैनल, बट सिंपली पॉइंट क्या है, बाजार को 10% चिंता हो सकती है कि यार इसकी वजह से अरब नेशंस नाराज ना हो जाए, कोई अरब देश कहीं इस तरह का सहायता ना कर दे कि इजराइल फिर उन पे एक्शन लेने को तैयार हो जाए, ईरान का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। इसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है, मैं कहता हूं ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की भी प्रोबेबिलिटी है। तो जो बड़े ट्रेडर, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, स्पेशली यूएस वाले ना, बहुत ही डरपोक होते हैं। तो वो सब रिस्क लेके जाना नहीं चाहते, अपना पोजीशन को कम करके जाते हैं। इसकी वजह से आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, डॉलर इंडेक्स को भी सारा मिल रहा है, बॉन्ड डील तो चलो फ्लैट है। तीसरी चीज एक और चर्चा करूंगा, क्रूड। आप क्रूड देखोगे ना, क्रूड ऑयल में जंप देखने को मिली है लगभग 3.5% की। ये 3.5% की उतनी ही जंप है जब इसराइल ने वॉर का डिक्लेरेशन किया था या इसराइल पे हमला हुआ था हमास का, तब भी 3.5% बढ़ा था। और आज आपको 3.5% क्रूड बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, इतनी चिंता का विषय नहीं है यार। जैसा मैं कह रहा था कि इसमें गिरावट भी अच्छी खासी हुई थी, तो 3-3.5% बढ़ना इज नेचुरल। जिस दिन इस वॉर की वजह से 92 के ऊपर जाएगा तब मैं सतर्क हूंगा। 95 के ऊपर जाने लगेगा तो मैं बिल्कुल ही थोड़ा सा पीछे हो जाऊंगा अपनी पोजीशंस पे। ये चीज हमें समझनी है, तो इसको हम लोग सारी चीजों को ट्रैक कर रहे हैं। बट हाँ, अब वीकेंड पे इस पे कोई डेवलपमेंट होगा तो हम लोग देखते रहेंगे। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जनरल न्यूज चैनल, मतलब मैं क्या कहूं कि देखो ना देखो, वो तो आपकी चॉइस है अपनी, बट गजब गंदा कंटेंट है यार। मतलब जो ट्रेडिशनल न्यूज मीडिया है, कितना गंदा गंदा, मतलब ठीक है, अगर पॉसिबल होगा यहाँ पे एक थंबनेल लगाऊंगा जो कि बड़े बड़े न्यूज चैनल बना रहे हैं, मतलब टीवी पे वॉर का सायरन बजा रहे हैं, चिल्लाते रहते हैं दिन भर, मतलब आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, बच्चों को दिखाएंगे कि इनको क्या हो गया है। बहुत ही गंदी रिपोर्टिंग करते हैं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तो मैं तो काफी, कैसे मतलब, सब लोग रेगुलेटर की बात, रेगुलेट किसको करना है? जो यूट्यूब पे बैठा है बंदा, इंडिविजुअल पर्सन, उसको सब रेगुलेट करने चलेंगे। ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इतना गंदा कंटेंट देते हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं, उनको कोई रेगुलेट नहीं करता है। उन पे किसी गवर्नमेंट, किसी अथॉरिटी, किसी का फोकस नहीं है। वो जो मन चाहे कर रहे हैं, लड़ाई लगवा दे रहे हैं, मार पिटाई हो जा रही है न्यूज चैनल के नाम पर, तब कोई रेगुलेट करने नहीं आता। रेगुलेट किसको करेंगे? जो एक पर्सन अपने घर पे बैठ के बेचारा कुछ कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है या अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको रेगुलेट सब करेंगे भाई। खैर, ये मेरा अपना अंदर से निकला है, बट हाँ सही बात है यार, आप खुद सोचो, इनको देखो भाई क्या कंटेंट बनाते हैं यार, उतना गंदा तो मतलब हद है। छोड़ो, ट्रेड टेक अवे की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, निफ्टी स्ट्रॉन्गर है, बैंक निफ्टी थोड़ी वीक है। देखो, सिंपल है, हम लोग लगातार कह रहे हैं ना कि यार 19800 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जहां पे तुरंत खरीद के रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है।
नहीं बनती है, और पिछले 3 दिन से कह रहे हैं जब 19800 के आसपास है नहीं खरीदते हैं, इस लेवल पे नीचे आने का वेट करते हैं। हम तभी खरीदेंगे जब ब्रेकआउट की कंफर्मेशन होगी, वो आपको 19850 के क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग दिलाओगे तब आपको कंफर्मेशन हो जाएगी, तब फिर हम नई तेजी करेंगे और तब फिर और बड़ी तेजी बनेगी। तो इस लेवल पे आप क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान रखिए। एफआईडीआई का डेटा हमेशा की तरह अपलोड कर दूंगा। खैर वीकेंड है तो अब आराम से करूंगा, हो सकता है आज ना करूं, कल परसों करूं, वरना रात के 9 से 10 के बीच में इंस्टाग्राम पे रोज मैं कर देता हूं। एक बार आपको ओपन भी करके दिखा देता हूं किस तरह से है। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप हमेशा की तरह डेटा अपलोड देख सकते हो, और हमारे काफी अच्छे अच्छे लोग बता रहे हैं इन्फ्लेशन डेटा इज लोअर, इंडिया इन्फ्लेशन इज लोअर, यूएस इन्फ्लेशन इज हायर देन एक्सपेक्टेड। एक्जैक्टली, वेरी गुड कमेंट, करेक्ट बात है, और यूएस वाला इंपॉर्टेंट था। अपने व्यूअर्स भी एकदम शानदार है। एनीवेज, बैंक अब समरी बोल देते हैं और उसके बाद फिर डिटेल में जाते हैं। निफ्टी की टेक्निकल न्यूट्रल से हल्की सी पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव है, आप कहोगे इतनी अच्छी रिकवरी दी है, पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। न्यूट्रलिटी इस सेंस में कह रहा हूं कि यार अब ऊपर रेजिस्टेंस भी तो है, तो अगले दिन का देख के कह रहा हूं, जैसे कल मैंने कहा था सेम बात। तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। ऑप्शन चेन निफ्टी की पॉजिटिव है, एफआई का डेटा अब मैं अपलोड कर दूंगा। बैंक निफ्टी की टेक्निकल न्यूट्रल से नेगेटिव है, देखो अपोजिट है, और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी न्यूट्रल से नेगेटिव है। बैंक निफ्टी का डेटा हल्का सा बेरिश साइड पे, निफ्टी का हल्का सा बुलिश साइड पे, दोनों में हल्की सी डाइवर्जेंस दिख रही है जिस टाइप का डेटा का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए थोड़ा डिटेल में चलते हैं और फिर बात करते हैं। आज निफ्टी के कैंडल स्टिक पे देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। बेसिकली इस कैंडल ने यार शानदार रिकवरी दी है, अच्छी गैप फिल की, जितनी आप गैप डाउन के साथ खुले ना उतना इसने तुरंत फिल कर दिया। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, कल भी तो हम लोग यही कह रहे थे ना कि इस लेवल के आसपास बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी कल मिल सकती है, और आज हमें देखने को वैसा मिला है और अच्छा मूवमेंट भी आया है। वॉल्यूम आज देखोगे तो ठीक है, बढ़िया वॉल्यूम पे फॉर्मेशन हुई है। अब 19800 का सिग्निफिकेंस मैं आपको लगातार बताता रहता हूं, फिर से ये ब्लूइश चैनल की रेजिस्टेंस है। आज मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, पिछले 2 वीडियो या पिछले 3-4 वीडियो आप देख रहे हो 30 मिनट से ज्यादा है। आज मैं सोच रहा हूं कि सेम बात रिपीट फिर से नहीं करते इंपॉर्टेंस को, और थोड़ा सा टाइम फ्रेम में करने का प्रयास करते हैं। तो ब्लूइश चैनल की बॉटम कहां पे आती है? लगभग 19800 19850 की बड़ी रेजिस्टेंस है। यहां पे हमें कोई ज्यादा कूद कूद के एक्शन नहीं करना है, बुलिश साइड पे नई पोजीशन के एक्शन नहीं करना है, लेकिन नीचे तो हम एक्शन करने को तैयार है ना। सबसे पहले कल भी चर्चा की थी, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19725 से नीचे के साइड जो चर्चा की थी 19675 है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन देखोगे आप 19675 बार बार डिफेंड हुआ है, आज के दिन भी हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक गैप की छूटी भी थी, तो ओवरऑल इस चैनल को मैंने बिल्डअप किया और काफी बढ़िया ऑपरेट कर रही है एज अ सपोर्ट। अगर इसके नीचे भी चला जाता है तो 19600 का सपोर्ट जो आज लिया, लेकिन मेजर सपोर्ट फिर 19525 के आसपास निकल के आते हैं, बहुत बड़ी सपोर्ट है। बेसिकली मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए नीचे आपके मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, इसीलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लगातार बना रहे हैं और कोई बदलाव होने नहीं वाला है। भले ही ऊपर बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस है, भले ही ये ब्रेकआउट देने में समय लगा रहा है, और हम समय देने को तैयार हैं, और हम 50-60 पॉइंट छोड़ने को भी तैयार है कंफर्मेशन करने के लिए। कल भी ये बात कही थी, आज भी कर रहे हैं, लेकिन नीचे आएगा तो खरीदने को भी रेडी हैं, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स हैं नीचे निफ्टी के केस में। आइए वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग भी है, बहुत मजबूत है। मतलब ये देख के तो लगता है कि हाँ आज नहीं तो कल, भले ही टाइम ले रहा है और टाइम लेना भी चाहिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को आप ब्रेक करने का प्रयास कर रहे हो, जो कि 19800 19850 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ब्रेक हो जाएगा तो ऐसा नहीं है 50-60-100 पॉइंट मिलेगा, नहीं, फिर आप लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ जाओगे। इसीलिए समय ले रहा है, 3-4 बार अटेम्प्ट कर रहा है, और यही चीज तो स्ट्रॉन्ग बनाती है ना। कोई एक रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता कि एक बार में ब्रेक कर दे। ज्यादातर क्या होता है, एक बार अटेम्प्ट करता है, नीचे गिरता है, फिर सेकंड टाइम अटेम्प्ट करता है, फिर गिरता है, फिर थर्ड फोर्थ टाइम में जब भी निकले, जितने ज्यादा अटेम्प्ट के बाद ब्रेकआउट आता है उतना बेटर होता है, क्योंकि बार बार टेस्ट किया है, मेहनत किया और फिर ब्रेकआउट दिया है। इसीलिए हम लोग आप देखोगे पहले 2-3 बार से क्या कह रहे हैं कि अज्यूम नहीं करेंगे, तुरंत पोजीशन नहीं बनाएंगे कि ब्रेकआउट आ जाएगा, हम ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेंगे। यानी एक बार 2 बार जब ये गिर जाएगा, उसके बाद जब ऊपर जाएगा 19850 के ऊपर क्लोज दे दोगे, तब जाके एंटर करेंगे, क्योंकि हमें पता है उसके बाद बड़े मूव आने हैं, तो हम पहले पहले अपने स्टॉप लॉसेस क्यों हिट करवाएं, फिर हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। इसलिए हम लोग अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि कब ब्रेकआउट आएगा, कब ब्रेकआउट आएगा, जब आएगा तो हम लोग रेडी हैं। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपसे चर्चा कर रहा था ना,
बड़ी शानदार बुलिश फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे एक बुलिश आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी या बुलिश हैमर कह लो वीकली टाइम फ्रेम पे बड़ी मजबूत बनी थी। उसके बाद ये हफ्ते की भी ग्रीन कैंडल बड़ी मजबूत है और पिछले हफ्ते से हायर वॉल्यूम पे बढ़ी है। तो बेसिकली ये कंफर्म करती है बुलिश मूवमेंट को। अब हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से ले रहा है, लेकिन ब्रेकआउट आने की संभावनाएं ज्यादा है, ऊपर जाने की संभावनाएं ज्यादा है। नीचे आएगा तो बाय ऑन डिप्स कई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ेगी। ये आपको वीकली टाइम फ्रेम भी कह रहा है। इसको क्या हम लोग बुलिश एंगल्फिंग कह सकते हैं? कह तो सकते हैं। किताबों में क्या होता है, किताब कहती है कि बेसिकली ये जो बॉडी है वो ग्रीन की जगह रेड होती तो प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग होती, पर ग्रीन भी है एक तरह से डोजी, छोटी सी इसकी बॉडी है, मान लो बुलिश एंगल्फिंग भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। आइए छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट। डेफिनेटली आज सारी घटनाक्रम के बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई, इंट्राडे में हल्का सा और नीचे गया, वीक ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन काटी है। बट उसके बाद आप देखोगे ना, ये चैनल जो हम लोग बता रहे हैं ना 19675 19725, वो चैनल कितना बढ़िया ऑपरेट किया। जब इसने पहली 15 मिनट की वॉलेटिलिटी तो आप जानते ही हो, वो तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होती है, वहां पे हम रिटेलर्स को कोई काम नहीं करना चाहिए। पहली 15 मिनट की कैंडल बन गई और अच्छी खासी रिकवरी भी थी गिरने के बाद। उसके बाद देखोगे इसने रीटेस्ट किया 19675 को, और 19675 को अच्छा खासा रीटेस्ट किया, 1 घंटे से ज्यादा वहां उसके आसपास ये रुका और फिर जाके ब्रेकआउट दिया, यानी एंट्री की अपॉर्चुनिटी हमें दी थी। कल की स्ट्रेटजी आपने देखी थी तो बिल्कुल यही लेवल्स थे एंटर करने के लिए, जो हम लोग ने बोला था कि कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट या सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो ऑपरेट करेगा वो यही लेवल करेगा, और आज हमें देखने को मिला है। आइए ऑप्शन चेन में आते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन हल्की सी बुलिश साइड पे, जैसा मैंने कहा हमें यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि वीकेंड था ना। मैं आपको सिंपली बताता हूं, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर है, स्मार्ट ट्रेडर्स को पता है कि यार वीकेंड है, 2 दिन बाजार बंद रहेगा, 2 दिन बंद भी रहेगा, ऊपर से इतने सारे न्यूज इवेंट है, इसराइल वाला मामला चल रहा है, क्रूड बढ़ रही है, यूएस से कोई खबर आ जाए, एचडीएफसी बैंक के नतीजे हैं। तो जो स्मार्ट ट्रेडर है ना, या ऑप्शन सेलर्स है ना, या स्मार्ट भी मत करो, उनको कहो संस्था है ना, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ओवरनाइट पोजीशन ज्यादा कैरी करके नहीं जा रही है, जो कि स्मार्ट चीज है, नहीं करनी चाहिए इस टाइप के मूड और माहौल में। दूसरा आपको देखने को मिल रहा है कि यार जब भी आप ओवरनाइट लेके जा रहे हो ना, अपोजिट साइड पे गैप अप गैप डाउन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, तो कोई फायदा तो हो नहीं रहा है ऐसा। आपको इंट्राडे में हर दिन अपॉर्चुनिटी लगभग मिल रही है ऑपरेट करने की, तो बेटर है कि हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं लेके जा रहे ट्रेडर्स। विद दैट बीइंग सेड, पोजीशन निफ्टी में अभी भी ठीक ठाक है, रिस्पेक्टेबल है। आइए सीधे सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं। निफ्टी में सबसे पहला सपोर्ट 19700 पे है। ऑप्शन चेन के हिसाब से पहली सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है, स्टार नहीं लगा रहा हूं, सबसे मजबूत सपोर्ट नहीं है। यहां पे देखोगे 70 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है और लगभग 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड भी हुए, जो कि अच्छा खासा रिस्पेक्टेबल नंबर है। और यही लेवल ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे बड़ी सपोर्ट निकल के आती है। ऊपर के साइड रेजिस्टेंस की बात करोगे तो 19800 कोई सरप्राइज नहीं है, टेक्निकली भी निकल के आती है और ऑप्शन चेन में भी निकल के आती है। वैसे 65 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, जुड़े सिर्फ और सिर्फ 20 लाख है, तो रिकवरी से बेयर्स थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हो कि पीछे हुए हैं। उनको इतनी उम्मीद नहीं थी बेयर्स को कि इतनी तगड़ी रिकवरी आ जाएगी, उसकी वजह से बेयर्स थोड़े आप कह सकते हो घबराए हुए हैं कि उतनी पोजीशन ऐड नहीं हुई, पुरानी पोजीशन थी। सबसे ज्यादा पोजीशन ऐड हुई है 19700 पे। नोट करो, ध्यान देना, सबसे ज्यादा मंदी की पोजीशन कहां पे ऐड हुई है? 19700 पे। सवाल पूछो कितने, उसका आंसर है 26 लाख से ज्यादा। अब आप आंखों से ध्यान दो कि आप चल कहां रहे हो, 19750 पे चल रहे हो। मंदी वाले कहां पे बैठे हैं सबसे ज्यादा, आज कहां पे ऐड हुए हैं? 19700 पे। ये बेचारे ट्रैप होते हुए नजर आए, इनकी पोजीशन ट्रैप होते हुए नजर आई है। जब गैप डाउन हुआ ना, इनको लगा यार बेचो 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 बेचो, और रिकवरी इतनी शार्प आई कि ये ट्रैप हो गए। अब 19700, एक तो यहाँ पे आपके बुल्स भी बैठे हैं, ऊपर से थोड़ी बहुत, ज्यादा पोजीशन नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत मंदी वाले भी फंसे हुए हैं, तो ये अच्छी सपोर्ट जैसे काम करेगी। अगर कोई बुरी खबर नहीं आती है, डाउ में भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आती है, नॉर्मल रहता है, बढ़ता नहीं है, चलो वो भी ठीक है, नॉर्मल भी रहता है, तो 19700 ही एज अ सपोर्ट ऑपरेट कर जाएगा आपका। 19700 19675, ये चीज ध्यान देना, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। बिल्कुल न्यूट्रल है यार, मैंने कहा ना, ओवरनाइट कोई ज्यादा एडवेंचर करने के लिए रेडी नहीं है इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट ट्रेडर, जो भी कह लो। पुट कॉल रेशियो 1 पे है, इग्नोर इट,
कोई चर्चा नहीं करेंगे। ब्रॉडर मार्केट में क्या हुआ है, कहां पे ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी 500 में, जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप सारी चीजें हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। आज 7 शेयर गिर रहे थे, उसके सामने 10 शेयर बढ़ रहे थे, हल्का सा बुलिश साइड पे है, लेकिन ज्यादा भी नहीं। सॉरी सॉरी, इसका उल्टा है, 7 शेयर बढ़ रहे थे, उसके सामने 10 शेयर गिरा था, तो हल्का सा पेयर इस साइड पे था, आपका ब्रॉडर मार्केट। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रिकन्फर्म भी कर लेता हूं कि यहां पे अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप का इंडाइसेस देखोगे तो मिड कैप भी हल्की सी रेड में थी और स्मॉल कैप भी ½ % नीचे आपको देखने को मिली है, तो दोनों ही इंडाइसेस रेड में थे। इनसे ही आप समझ सकते हो कि निफ्टी भी रेड में था थोड़ा बहुत, मिड कैप स्मॉल कैप भी रेड में था, तो ब्रॉडर इंडाइसेस हल्के से निगेटिव साइड पे थे, सिंपली हल्की सी करेक्शन। निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 क्या कहती है, बिल्कुल बैलेंस, 25 शेयर ऊपर थे, 25 शेयर नीचे थे, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं है। और सारी धमा चौकड़ी के बाद या सिंपल धूम मचाने के बाद इंडिया विक्स कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, एकदम मूव नहीं आया है, 10.6 पे ही बैठा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने के बाद तो कुछ तो पकड़ेंगे, तो बैंक निफ्टी को पकड़ेंगे। बैंक निफ्टी वीकर साइड पे, निफ्टी स्ट्रॉन्गर साइड पे, बैंक निफ्टी वीकर साइड पे। क्यों है, सबसे पहले आज देखोगे, आज की कैंडल एक डोजी है, आप इसको ग्रेव स्टोन डोजी भी कह सकते हो, जो कि बेरिश होती है। ठीक है, वॉल्यूम देखोगे कल से अच्छे वॉल्यूम पे, मैं कहूंगा एवरेज वॉल्यूम पे हुई है। इंपॉर्टेंस ये नहीं है, सबसे बड़ी बात है इसने कहां से गिरावट दिखाई है। इसने गिरा है 44,500 से 44,600 की रेंज पे। कल मैंने इस रेंज के बारे की इंपॉर्टेंस या इसके बारे में क्या कहा था और इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह से समझाने का प्रयास किया था, उसको देख लेते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी कि ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जैसे ऑपरेट करेगी और बिल्कुल वहां से रिवर्सल आया, अच्छी रिकवरी भी आई थी दिन के दौरान, लेकिन प्रॉपर लेवल से रिवर्सल भी आया, तो हम लोग सिंपल कहेंगे कि यार लेवल्स तो रिस्पेक्ट कर ही रहा है। एक चीज और इसके बारे में कह देते हैं कि यार ये 44,500 के नीचे की क्लोजिंग अच्छी नहीं है यार, क्लोजिंग उसके ऊपर ही चाहिए हमें बैंक निफ्टी में, इसीलिए ये हल्का सा निगेटिव साइड पे है। नीचे सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 44,200 44,165 की रेंज में था, जिसकी चर्चा कल हमने लेवल्स पे की थी। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो 44,000 से लेकर 43,800 सबसे बड़ी सपोर्ट निकल के आती है नीचे के साइड। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हल्का सा वीकर साइड पे। अब दोनों में से एक काम हो सकता है, या तो निफ्टी बहुत मजबूत हो जाए, बैंक निफ्टी को ऊपर खींच ले 44,500 के, या बैंक निफ्टी कमजोर हो जाए और निफ्टी को नीचे खींच ले। लेकिन निफ्टी को नीचे खींचने के बावजूद भी निफ्टी इतना अच्छा है कि हम बाय ऑन डिप्स उसमें कर सकते हैं, ये चीज हमें ध्यान देनी है। इसके बाद मतलब खरीदने के लिए निफ्टी बेटर है, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं तो। वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी, आपको देखो निफ्टी कितनी मजबूत है, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, कुछ नहीं यार, एक हल्की सी ग्रीन डोजी बनी है, तो बैंक निफ्टी में उतनी मजबूती आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो बड़ी शानदार रिकवरी आई है। कल वही लेवल्स 44,200 के आसपास जिसकी चर्चा की थी, बोला था कल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वहीं से रिकवरी आई और गिरावट कहां से आई, 44,600 44,500 की रेंज में सामने आपको दिख रहा है। तो टेक्निकली बैंक निफ्टी हल्का सा कमजोरी साइड पे है, लेकिन ऑप्शन चेन में भी थोड़ा पीछे नहीं है, ऑप्शन चेन में भी है, कमजोरी के साइड ही है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की पोजीशंस की अगर हम लोग बात करें, यहां पे आपको सबसे बड़ी सपोर्ट देखने को मिली है 44,000 पे। ध्यान देना, सिर्फ 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा मैं कह रहा हूं ना, ट्रेडर्स लेके जाने को तैयार नहीं है ओवरनाइट, स्पेशली बैंक निफ्टी में पोजीशन छोटी है, तो छोटी पोजीशन पे ही हम लोग देख रहे हैं। 44,000 तो काफी बड़ी सपोर्ट है, S1 है, और आप ओवरऑल टेक्निकल भी जोड़ दोगे तो मैं कहूंगा 43,800 से 44,000 की रेंज में सबसे बड़ी सपोर्ट निकल के आती है। स्टार लगा देता हूं। ऊपर रेजिस्टेंस 44,500 से 44,600 की रेंज में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस भी निकल के आती है। यहां पे आप देखोगे अच्छे खासे 24 लाख या 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट कह लो, और 7 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। दोनों ही जगह 44,300 युद्ध का मैदान है, यहां पे क्या चल रही है, वॉर चल रही है। तो 300 पॉइंट नीचे सपोर्ट है और 300 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, और 44,300 जिसके आसपास आप चल रहे हो वो युद्ध है। युद्ध क्यों है, बराबर सैनिक है यहाँ पे, 15 लाख सैनिक बिल्कुल बराबर हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को कर लेने दो एज अ ट्रेडर, आपका कि ठीक है, या तो तुम 44,000 इसके आसपास आओ, 43,900 43,800 इस रेंज में लेंगे, या तो तुम फिर कर लो, तुम हमें ब्रेकआउट की कंफर्मेशन दे लो, फिर खरीदने की बात करेंगे। उसके बीच में कुछ करने लायक नहीं है, शांति रखना, अपनी कैपिटल जो आपने बनाई है उसको प्रिजर्व करना इज मोर इंपॉर्टेंट। बीच में कूद के इस समय कुछ भी कार्य आप करने की कोशिश करोगे, पैसा बनाना मुश्किल है, इतना आसान मार्केट नहीं है ये। मार्केट आपसे कहता है पोजीशन कम,
प्रॉपर लेवल से एंट्री और प्रॉपर लेवल से एग्जिट पे, ये इस टाइप का बाजार है। ट्रेंडिंग बाजार नहीं है फिलहाल तो हमें ध्यान रखनी है, अपना सतर्कता मेंटेन करनी है, लेवल से ही काम करना है। बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो कहां पे चली है आपको पता है? 0.8 पे। लेकिन एट द मनी के आसपास देखोगे, एट द मनी क्या होता है कि जहां पे चल रहा है, जैसे अभी आप देखोगे कहां पे चल रही है बैंक निफ्टी, लगभग 44,300, उसके आसपास 10 स्ट्राइक ऊपर 10 स्ट्राइक नीचे, ये थोड़ी सी न्यूट्रल साइड पे है। तो मैं कहूंगा ठीक है, पुट कॉल रेशियो 0.8 है, हमें कम दिख रही है, ओवर सोल्ड नहीं है, इसकी वजह से कोई बहुत बड़ी रिकवरी आ जाएगी ऐसा भी नहीं है। अभी इसमें स्पेस है कि और गिर सकती है, ये आपको समर्थन में तुरंत नहीं आएगी, ये चीज हमें देखनी है। एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। 2 शेयर ऊपर थे, उसके सामने 10 शेयर गिर रहे थे, तो बैंक निफ्टी में कमजोरी ज्यादा थी। सरकारी बैंकों में भी देखोगे तो आज कमजोरी के साइड ही ट्रेड कर रहा था। सरकारी बैंक आज देख सकते हो लगभग 1.5% की गिरावट आपको सरकारी बैंकों में भी देखने को मिली है। तो आइए स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है? बाय ऑन डिप्स। क्या प्रेफरेंस है? निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की प्रेफरेंस हमारी रहेगी। तो आइए चर्चा कर लेते हैं फिर किस लेवल्स की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली सपोर्ट 19,700 से 19,675 है, इसकी इंपॉर्टेंस आपने सिर्फ ऑप्शन चेन में नहीं देखी, ऑप्शन चेन में हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे तेजी के साइड। दूसरी बात है आपने ये भी देखी है कि टेक्निकली यहाँ पे एक चैनल की सपोर्ट है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है। इसके नीचे 19,620 से 19,580, यहीं से आज अगर इंट्राडे की बात करोगे ऑलमोस्ट इसके पास से सपोर्ट लिया है। कल भी ये लेवल लिखे थे और आज भी ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। और उसके नीचे तो सबसे बड़ी ये पोजिशनल है, ये इंट्राडे के लिए भी नहीं है, ये पोजिशनल है। मतलब यहां पे आता है तो आप ना मेरी सुनो ना किसी की सुनो, जो भी है एक बार लेने का बनता है। यहां से रिस्क रिवॉर्ड बड़ी बढ़िया है, लेकिन आएगा नहीं ना, ऐसे थोड़ी आएगा। वो इजराइल वाला झटका आया था तब आया था। तो यही लेवल पे आप ध्यान दो, इन्हीं दोनों लेवल पे। ऊपर रेजिस्टेंस 19,800, छोटी मोटी रेजिस्टेंस है 19,800 के आसपास। छोटी मोटी इसलिए कि वैसे तो है ऑप्शन चेन के हिसाब से रेजिस्टेंस, लेकिन इसके थोड़ा ऊपर साइड और जा सकता है इंट्राडे में। इंट्राडे में शब्द पे ध्यान देना। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 19,880 से 20,000 की रेंज में निकल के आती है। क्या होता है इंट्राडे में आपकी बढ़ जाती है, फिर विक रिजेक्शन देके नीचे गिर जाता है, कई बार आपको देखने को मिला है, तो ऐसा हो सकता है। हमें क्या ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है कि यार तुम कर लो, तुम्हें इंट्राडे में जो बवाल करना है कर लो तुम। हम पहली बात है 19,800 के आसपास से एंट्री करने पे अवॉइड करेंगे। दूसरी बात है हम कब एंट्री करेंगे? जब तुम 19,850 के ऊपर क्लोजिंग देके हमें कंफर्मेशन देते हो, उसके पहले हम नहीं करेंगे। हमें यहां से एडवेंचर करना ही नहीं है, इन लेवल से नहीं करना है। अगर यहां पे आता है हम एंट्री करने की जगह एक बार गिरेगा तो प्रॉपर आपके सपोर्ट लेवल से खरीद लेंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे, एडवेंचर नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो सबसे पहली सपोर्ट है 44,250 से 44,165 है, कल भी चर्चा की थी, आज भी की है, और यहीं से तो आज सपोर्ट लिया है। लेकिन सबसे बेहतरीन लेवल ये नहीं है। सबसे बेहतरीन लेवल मान लो बैंक निफ्टी और कमजोर हो जाता है, थोड़ा सा कमजोरी का डेटा है भाई, तो 44,000 से 43,800 की रेंज है जो सबसे बेस्ट लेवल है एंटर करने के। यहाँ पे SLR 43,800 या 44,750 भी लगा सकते हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। बट हाँ, बैंक निफ्टी में जिसको ट्रेड करना है ये उसके लिए हमारी प्रेफरेंस तो ज्यादा निफ्टी में, क्योंकि स्ट्रक्चरली निफ्टी खरीदने के लिए थोड़ी बेटर है बैंक निफ्टी से। ऊपर रेजिस्टेंस 44,500 44,600, इसकी इंपॉर्टेंस कल ही समझाई थी, अब क्या बार बार बताऊं कितने मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस है यहाँ पे, कल भी कही थी। ये सब काफी बड़ी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ही स्टार लगा दिया। उसके ऊपर 44,800 से 44,950 एक और बड़ी रेजिस्टेंस जोन निकल के आती है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें कि वीकेंड आ चुका है। दिन भर ये ट्रेडिंग मार्केट और ये वो इजराइल हमास ये सब ना करें, अपनी सेहत का भी ध्यान दें, स्पोर्ट्स खेलें, जिम जाइए, हेल्दी बॉडी रहेगी तो हेल्दी माइंड रहेगा। हर वीकेंड यही बात करता हूँ, कम से कम 2 दिन तो अपनी बॉडी पे दो, अपने शरीर पे दो, और उसके बाद 5 दिन तो हम लोग यही सब ट्रेडिंग पैसा पैसा करते रहते हैं। ठीक है, सी यू लेटर, टेक केयर।